अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। सबसे पहले जिक्र 10 तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे 10 तक। सियासी गर्मा गर्मी, वजीर आजम दोस्तों को बनाने के लिए मैदान में आ गए। क्या पार्टी इख्तलाफात इतने बढ़ गए कि वजीर आजम को मुदाखलत करना पड़ी? इन्हें रुलाऊंगा से किसी से जाती दुश्मनी नहीं तक का सफर कैसे तय हुआ? वजीर आजम का रवैया बदलने की वजूहात क्या है? क्या तहरीके इंसाफ का मुतबादिल तैयार हो गया है? ये सवाल आज के 10 तक में उठाएंगे। कोरोना वायरस बहरान दर बहरान, सोए हुए हैं क्यों हुक्मरान? भेड़ चालों की वजह से कौम के मसाइल में इजाफा, मुल्क में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। पॉलिसीज के फुकदान ने गुड गवर्नेंस का पोल खोल दिया। लाइसेंस जाली है या लाइसेंस के हुसूल का जरिया मशकूक है? वजीर हवाबाजी के बयान ने एविएशन इंडस्ट्री को क्रैश कर दिया। एक हादसे की तहकीकात की बजाय मुल्क की साख ही दाव पर लगा दी गई। क्या यह अमल दुरुस्त था? इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। और फिर तशद्दुद का शिकार अफराद का आलमी दिन, मकबूजा वादी में भारतीय फौज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफा। आलमी बरादरी कब बेदार होगी? आलमी बरादरी के दर पर दस्तक भी आज के 10 तक का हिस्सा होगी। बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई ने जहां आम आदमी को मुतासर किया है, वहीं अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की भी तैयारी कर ली गई है। ओगरा की जानिब से हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सिफारिश की गई। ओगरा ने पेट्रोल 25 रुपए 58 पैसे, हाई स्पीड डीजल 21 रुपए 31 पैसे महंगा करने की सिफारिश की है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 100 रुपए 10 पैसे और डीजल की नई कीमत 101 रुपए 46 पैसे होगी। हुकूमत के फैसलों पर अवाम अजीब तजब्जुब का शिकार है। वजीर आजम ने पेट्रोल सस्ता करने का ऐलान किया। यह ऐलान भी आलमी मार्केट के हिसाब से बहुत ताखीर से किया गया। यानी जिस हिसाब से आलमी मार्केट के अंदर पेट्रोल सस्ता हो रहा था, उस तनासुब के अंदर ना तो पेट्रोल सस्ता हुआ और ना ही वक्त पर हुआ। सस्ता होते ही मार्केट से पेट्रोलियम मसनूआत गायब हो गई। जिन कंपनियों ने फायदा उठाया, वजीर आजम ने उनके लाइसेंस मुअत्तल करने का कहा, मगर कोई फॉलोअप नहीं हुआ। अब 25 रुपए महंगा करने की तजवीज है और वो भी आज से, यानी 1 जुलाई से भी नहीं है। यानी आज रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इतलाक भी हो जाएगा। यानी फैसले के लिए 4 रोज का इंतजार भी नहीं किया गया। पेट्रोल महंगा होता है तो फौरी तौर पर हुकूमत की तरफ से मंजूरी भी दे दी जाती है और उसके बाद उसका फौरी इत्तलाक भी हो जाता है। यकीनन ये हुकूमती तरजीहात पर मबनी होता है कि अवाम को कब और कैसे फ़ायदा पहुंचाए। कौमी तरजीहात की बात करें तो आजकल सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। हुकूमत को बहरान दर बहरान का सामना है। कभी आटा बहरान सर उठाता है, चीनी बहरान सर उठाता है, कभी IPPs माफिया सामने आता है और कभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ऐसा जाल बिछाती हैं कि मुल्क से पेट्रोल गायब हो जाता है और अवाम जैसे कासा लेसों की सूरत हाल इख्तियार कर लेते हैं। पेट्रोल पंप्स के ऊपर लंबी लंबी कतारें दिखाई देती हैं। लोग पेट्रोल की बॉटल्स लेकर वहां पर होते हैं, लेकिन पेट्रोल नायाब दिखाई देता है, पेट्रोल मिलता नहीं है। अब एक बार फिर जब महंगा होने जा रहा है, फौरी तौर पर इत्तलाक भी हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये अवामी मफाद के अंदर है? यकीनन अवाम तो कभी ये नहीं चाहेंगे कि पेट्रोल महंगा हो जाए। अब जिस वक्त पेट्रोल महंगा होने की खबर सामने आई है तो अभी हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स के ऊपर पेट्रोल गायब हो गया है, वहाँ पेट्रोल की सेल रोक दी गई है। यकीनन जब महंगा हो जाएगा तो उसके बाद ये सेल शुरू हो पाएगी। इस वक्त तर्जुमान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ख्वाजा आतिफ हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा आतिफ साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। हमारी मालूमात के मुताबिक इस वक्त जो नामी गिरामी पेट्रोल पंप्स हैं, उन्होंने पेट्रोल की सेल रोक दी है। जैसे ये मालूम हुआ है कि पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स के ऊपर पेट्रोल नहीं मिल रहा है, क्या ये खबर दुरुस्त है? देखें जी, मैं कुछ ना कुछ ब्लैक शीट्स जरूर होती हैं हर उसके इदारे के अंदर, तो मैं आपके साथ मिलके इस चीज को कंडेम करता हूं। अगर किसी पेट्रोल पंप वाले ने इस वजह से कि प्राइस बढ़ रही है और उन्होंने पेट्रोल देना बंद कर दिया है, आई स्ट्रांगली मतलब उसको हम कंडेम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि हमेशा की तरह इस दफा भी हमारा माफिया जीत गया, जो कि हमारी प्रीवियस हिस्ट्री है। ठीक है, और दूसरी बात हमें मुबारकबाद दे रहे हैं, ये तो मेरा ख्याल है कि सर पीटने का मकाम है। हुकूमत को मुबारकबाद दीजिए कि एक बार फिर माफिया जो है वो जीत चुका है, कामयाब हो चुका है। सर जीत चुका है। देखिए जी, मैं तो डे 1 से आपको मेरे जितने इंटरव्यूज पिछले 15, 20, 25 दिनों के अंदर जितने भी हुए हैं, 10, 15, 20, मैंने हर जगह कहा है कि आप आज अपना प्राइस को बढ़ा दें, विद इन नेक्स्ट 2 डेज ये शॉर्टेज खत्म हो जाएगी। ठीक है,
इसमें अब ये सारा जो माफिया था, उसमें पेट्रोलियम मिनिस्ट्री भी है, उसमें ओगरा भी है, उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी है। ये तीनों का नेक्सस है। नहीं ख्वाजा आतिफ साहब, वजीर आजम पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई थी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के डिपोज को चेक किया जाएगा, छापा मारा जाएगा, देखा जाएगा कि वहां पर स्टॉक्स मौजूद हैं। और फिर हमारी जब आपसे बात हुई थी तो ओगरा के कवानीन ये कहते हैं कि आपने 21 डेज का स्टॉक अपने पास रखना है। वो स्टॉक में इसका मतलब मौजूद था, तरसील नहीं हो रही थी, बजाय इसके कि कोई कार्रवाई होती, एक्शन लिया जाता। वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज तो यही चाह रही थी कि पेट्रोल महंगा हो जाए और महंगे दामों फरोख्त कर सके। अब वही हो गया है। यानी इसका मतलब ये समझा जाए कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के सामने हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं। जी बिल्कुल, हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं और हुकूमत को मिसलीड किया गया है। देखिए, मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इस हवाले से रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखें, कुछ थोड़ा सा इसमें सिस्टम है जो कॉन्स्टिट्यूशनली आपने एक सिलसिला बनाया कि हर महीने की फर्स्ट को ये प्राइसेस चेंज हो जाएंगी। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि कहाँ से ये वजदान आता है इनको और एकदम से ये फैसला होता है। लास्ट टाइम भी इन्होंने 23 को 15 रुपए प्राइस कम कर दी, ठीक है। अभी अगर जब पूरा महीना आपने, आज 26 हो गई है, अगर पूरा महीना आपने फेस किया क्राइसिस को और लोगों की चले बुराइयां भी सुनी, हमने भी लाल तान सुनी, लेकिन उसके बाद ये है कि अब आप फर्स्ट को जो तरीका है उसके मुताबिक चले। आप हर दफा आउट ऑफ बॉक्स क्यों चले जाते हैं? ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा आतिफ साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। तर्जुमान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ख्वाजा आतिफ मौजूद थे। यकीनन ये इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा किया गया है। जिस वक्त पेट्रोलियम प्राइसेस कम होती हैं तो उस वक्त तो देखने में आता है कि पेट्रोल जो है वो नायाब हो गया है, पंप्स के ऊपर मौजूद नहीं है, लोगों की लंबी कतारें हैं। लेकिन जैसे ही ये शुनीद होती है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, वैसे ही एक बार थोड़ी देर के लिए पेट्रोल पंप जो है वो तरसील तो बंद कर देते हैं, लेकिन फौरी तौर पर फिर से पेट्रोल जायद नरखों के ऊपर दस्तयाब होता है। लेकिन ख्वार दोनों सिचुएशंस के अंदर आम आदमी होता है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हुकूमत की तरजीहात शायद मुख्तलिफ हैं। और तरजीहात कैसे मुख्तलिफ हैं, इसकी एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखते हैं। डेनमार्क की वजीर आजम मेटी फ्रेडरिक्सन ने आइंदा माह यूरोपीय यूनियन के एक अहम इजलास की वजह से अपनी शादी मुलतवी कर दी है। ये जरा गौर से सुनने वाला किस्सा है। डेनमार्क की वजीर आजम ने अपनी शादी मुलतवी कर दी है, पोस्टपोन कर दी है। 17 जुलाई को मुनक्किद होने वाले इजलास में यूरोपीय यूनियन का बजट और कोरोना वायरस से निपटने से मुताल्लिक बातचीत की जाएगी। अब डेनमार्क की वजीर आजम मेटी फ्रेडरिक्सन की शादी इन्हीं तारीखों में तय है। ताहम अब उन्होंने ऐलान किया है कि वो इजलास की वजह से अपनी शादी मुलतवी कर रही है। यानी तरजीहात देख लीजिए कि क्या है, ज़ाती ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है या फिर कौमी मफाद अहम है। मेटी फ्रेडरिक्सन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि वजीर आजम होने की हैसियत से उन पर बड़ी जिम्मेदारी इजलास में शिरकत की है, इसलिए वो अपनी शादी मुलतवी कर रही हैं। उनका यह भी कहना था कि मुझे अपना काम करना है और डेनमार्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। कितनी अहम बात है। अब ये तो थी डेनमार्क की वजीर आजम जो कौमी मफाद को अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर तरजीह देती हैं। अगर हम इस हवाले से पाकिस्तान का जायज़ा लें तो हमारे सियासतदान इस तमाम तर जज्बे से कोसों दूर दिखाई देते हैं। दूर नहीं बल्कि बहुत दूर दिखाई देता है। मुल्क खुदादाद पाकिस्तान की 15वीं पार्लियामेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार के तकरीबन 22 माह मुकम्मल हो चुके हैं। कुछ कामयाबियां हैं, कुछ नाकामियां हैं, तकरीरें हैं, इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात हैं, इंतखाबात, प्रोडक्शन ऑर्डर्स, वॉकआउट और एहतजाज, ये सभी मनाजिर इन ऐवानों में देखने में आए हैं। असम्बली में कायदे ऐवान और अपोजिशन लीडर यानी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की हाजिरियों पर सवालात उठाए जाते रहे हैं। अपोजिशन दोनों की ऐवान से गैर हाजिरी पर सवालात उठाती रही है कि कायदे ऐवान भी नहीं है, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं है। जबकि कायदे ऐवान यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान एहतजाज के बावजूद भी असम्बली आने से गुरेजा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अवामी मसाइल के ऊपर बात करना होती है। इन 22 माह के दौरान कौमी असम्बली के 161 इजलास हुए हैं, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान महज 23 इजलासों में शरीक हुए। इन 23 इजलासों में से भी कई ज्वाइंट सेशंस थे, बजट थे, इस समय दीगर अहम इजलास थे जिनमें कायदे ऐवान की मौजूदगी लाजमी होती है। वहाँ पर जो लीडर ऑफ द हाउस है उसका होना मैंडेटरी है। गुज़श्ता दिनों तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की खबरें मंजर-ए-आम पर आई। इन खबरों का सामने आना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने असम्बली का रुख कर लिया। वो मुसलसल 2 दिनों से अपने चैम्बर में बैठ रहे हैं, अपने दोस्तों के शिकवे सुनते हैं, इत्तेहादियों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म से मिलने वाले मेंबरान कौमी असम्बली ने जिगर चीर कर पार्टी कायद के सामने रख दिया है। अब मामला पार्टी को संभालने का है, सियासत को संभालने का है। तवातुर के साथ असम्बली भी जा रहे हैं, अच्छी बात है, असम्बली जाना चाहिए।
अब ये जो लोग शिकायत कर रहे हैं उन्होंने वजीर आजम के सामने शिकायत का ढेर लगा दिया है। वजीर आजम ने पार्टी अहदेदारान को उनके शिकवे और शिकायत दूर करने की यकीन दहानी कराई है। साथ ही वजीर आजम इमरान खान इत्तेहादियों को राजी करने के लिए लॉबिंग में भी मसरूफ है। माजी में यह काम उनके करीबी साथी जहांगीर तरीन करते थे। उनकी अदम मौजूदगी में असद उमर और परवेज खटक को यह टास्क सौंपा गया, मगर दोनों रूठे हुओं को मनाने में अभी तक नाकाम दिखाई दे रहा है। जहांगीर खान तरीन की बैरून मुल्क मौजूदगी, पार्टी की आदत से नाराजगी के बाद वजीर आजम को खुद मैदान में आना पड़ा। वजीर आजम की मुदाखलत से महसूस हो रहा है कि तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शदीद तर हो चुके हैं। यूं दिखाई दे रहा है कि मामलात अब हाथ से निकल रहे हैं। जब तमाम जराए नाकाम हो गए तो वजीर आजम को खुद कोशिश करना पड़ रही है। सवाल यह भी उठता है कि वह पार्लियामेंट में आना पसंद नहीं करते थे, आखिर कौन सी ऐसी वजूहात आन पड़ी हैं कि वजीर आजम को खुद मुदाखलत करना पड़ रही है। इस वक्त तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए तरजीहात क्या हैं? क्या अवामी मफादात तरजीह के अंदर हैं या इस वक्त सियासत बचाना यानी पार्टी बचाने के लाले पड़े हुए हैं? इन तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल कौमी असम्बली में अपने खिताब के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यह कहा कि मेरी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन देखा यह गया है कि जब कोई सियासतदान हुकूमत पर तनकीद करता है तो नैब की जानिब से बुलावा आ जाता है, जब कोई सहाफ़ी तनकीद करता है तो सोशल मीडिया के चीते उसके पीछे पड़ जाते हैं। और यही हुआ है। ख्वाजा आसिफ साहब पिछले काफ़ी दिनों से हुकूमत पर भरपूर तनकीद कर रहे हैं अपोजिशन बेंचेस की जानिब से। आज उनकी जो है वो हियरिंग भी थी नैब में। और दूसरी तरफ मुझे पता ये चला है कि आपको भी सोशल मीडिया पे कोई तंग कर रहा है। ये क्या मामला है? सबसे पहले तो ये तो बताइएगा कि सोशल मीडिया पे कौन छेड़छाड़ कर रहा है सर? नहीं, सोशल मीडिया पे मुझे छेड़छाड़ तो वही मौलाना साहब ने किया है जिन्होंने एक वीडियो जारी की थी जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गालियां दे रहे थे। तो उसी वीडियो के आखिर में उन्होंने मुझे और मोहम्मद मालिक साहब को भी इन्वॉल्व किया, हमारी भी तस्वीरें लगाई हैं और ये कहा कि जी हमने मौलाना तारिक जमील को माफ़ी मांगने में मजबूर किया। हालांकि हमने तो मौलाना तारिक जमील से कोई मुतालबा नहीं किया था माफ़ी मांगने का। तो आज असल में सुप्रीम कोर्ट में जब उस केस की सो मोटो हेयरिंग हुई तो वहाँ पर जब अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो हैं उन्होंने मेरा नाम लिया और उन्होंने कहा जी कि ये जो वीडियो है काबिल एतराज़, इसमें हामिद मीर को भी इन्वॉल्व किया गया है। तो अटॉर्नी जनरल ने उनको बताया कि हामिद मीर के अलावा इसमें मोहम्मद मालिक साहब भी हैं। तो उसके बाद फिर जब उसमें उनको नोटिस जारी कर दिया गया, FI को कहा गया जी कि आप इसकी फौरी तौर पे इंक्वायरी करें और 2 जुलाई की डेट डाली गई। तो मैं जब बाहर निकला तो मुझे वो जो मिर्ज़ा इफ्तिखार साहब हैं उनके वकील ने और उनके बेटे ने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा जी कि हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो उस पर मैंने उनको कहा कि भाई आप हमें ये बताएं कि ये वीडियो जो है ये रिकॉर्ड बनाई किसने है, आपके वालिद साहब की तकरीर जो है वो रिकॉर्ड किसने किया है, उसको एडिट किसने किया है, उसमें मेरी तस्वीर किसने लगाई है, ये आप बताएं। तो वो काफ़ी देर तक मेरे से इसरार करते रहे कि आप जाके तो आगा इफ्तिखार मिर्ज़ा को मिल लें। मैंने कहा नहीं, मैं इस तरह नहीं मिलूंगा। तो ये हुआ और अब इसमें आप देख लें कि वो जो वीडियो है उसमें आसिफ जरदारी साहब साबिक सदर हैं, उनके बारे में नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल की गई है। नवाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनके बारे में नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल की गई। काजी फाइज़ा और तमाम जो जजेज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा गलीज़ गुफ्तगू उनके बारे में की गई और आखिर में मुझे और मालिक साहब को भी शामिल किया गया। तो मुझे और मालिक साहब को शामिल करके मीडिया को पैगाम दिया गया कि जो भी काजी फाइज़ा की हमायत करेगा या उसके लिए कलमा खैर बोलेगा तो वो इसराइली एजेंट है। तो वो ये है सूरत-ए-हाल। और देखिए हमारे लिए तो जिस पर्सपेक्टिव के अंदर आपने ये बताया, हमें तो ये पता था कि डिस्कोर्स से सेटल ना हो, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि अभी ये डिस्प्यूट अपनी जगह पर मौजूद है, ये सेटल डाउन नहीं हुआ। लेकिन आई होप कि अब ये सेटल हो गया होगा जिस तरह आप बता रहे हैं और फिर बिलाखिर कोर्ट में जाकर ये सेटल हुआ है। अच्छा, मैं से थोड़ा सा जो पॉलिटिकल सिनारियो है इस वक्त जो बना हुआ है उस पर आपसे कुछ बात करना चाहूँगा कि हमने ये देखा कि माजी में भी जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हल्फ लिया था तो उस वक्त ये कहा था कि वो फोर्टनाइटली कौमी असम्बली के अंदर आएंगे और आकर डायलॉग और डिबेट का हिस्सा भी बनेंगे। फिर कल भी उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि डायलॉग और डिबेट हो, लेकिन डिबेट का माहौल क्रिएट नहीं किया जाता है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बरक्स हमने ये देखा है कि तवातुर दूसरे दिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज असम्बली में गए हैं और जाके अपने पार्लिमानी लीडर से भी मिले हैं, उनके शिकवे और शिकायतें भी सुने हैं और कुछ लोग तो अपने शिकवे शिकायतें बयान करते हुए आप दीदा भी हो गए हैं। ऐसे ऐसे इशूज़ हैं। तो आपको क्या लगता है कि पहले जहांगीर तरीन साहब या कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके इत्तेहादियों को जो मनाने की कोशिश की जाती थी, अब वज़ीर आज़म को खुद क्यों इंटरवीन करना पड़ रहा है अपने लोगों को वो इत्तेहादियों को मनाने के लिए भी?
इसलिए कि एक तो उनके जो 2-3 बड़े बड़े इत्तेहादी हैं वो उनसे नाराज हैं। अख्तर महंगल साहब ने उनसे अलहदगी का ऐलान कर दिया है। शाहजैन बुगटी साहब जो जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह हैं उन्होंने अलहदगी का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा कुछ जो उनकी अपनी पार्टी के MNAs हैं, जिस तरह राजा रियाज साहब हैं, ख्वाजा शराज साहब हैं, वो तो टीवी चैनल्स पर आके तो खुल्लम खुला हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने 3-4 दिन पहले जो है वो मेरे शो पे आके बड़ी सख्त बातें की। और PMLQ वाले भी नाराज हैं। जो वफाकी वजीर हैं तारिक बशीर चीमा साहब, उनका शिकवा शिकायत जो है वो तो सबको पता है। तो जो ये तमाम जो इत्तेहादी हैं इनका ताल्लुक या तो बलूचिस्तान से है या पंजाब से है। सिर्फ MQM जो है वो अभी तक उनके साथ नजर आ रही है, और जो GDA है उसके भी शिकवे शिकायत हैं। तो ये जो इत्तेहादी हैं इनके शिकवे शिकायतें जो हैं वो तो पब्लिक में आ गए हैं, और अब वो टीवी पे आके बातें कर रहे हैं। फिर वफाकी वज़रा ने भी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दिया। तो इसलिए ख्वाजा शिराज महमूद साहब ने ये बात की थी, और राजा रियाज साहब ने ये बात की थी कि वज़ीर आज़म को कौमी असम्बली में आना चाहिए और अरकान के साथ खुद रब्ता करना चाहिए। तो इसलिए अब वज़ीर आज़म साहब आए हैं, तो उनका आना जो है मेरा ख्याल से अच्छी बात है। अगर वो आ रहे हैं कौमी असम्बली में तो अच्छी बात है। और कल अपोजिशन जो है उसने उनकी तकरीर के दौरान कोई हंगामा राय भी नहीं की। और राना सनाउल्लाह साहब जो है उन्होंने ये भी बताया कि जी अपोजिशन बजट की मंजूरी में भी कोई रखनांदाजी नहीं करेगी। तो इसका मतलब है कि अपोजिशन तो उनके साथ ताउन कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन है उसके रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और मौलाना फजलुर रहमान ने टेलीफोन पे बातचीत की है, और वो एक APC बुलाने के बारे में गौर कर रहे हैं। तो अपोजिशन ऐसा लगता है कि बड़ी एहतियात के साथ चल रही है। वो कोई ऐसा माहौल नहीं क्रिएट कर रही कि जिसमें हुकूमत जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाए या इमरान खान जो है उनको शहीद बना दिया जाए। तो वो चाहते हैं कि बजट एक दफ़ा मंजूर हो जाए। जब बजट मंजूर हो जाएगा तो उसके बाद फिर सियासी और जमहूरी तरीके से इमरान खान साहब की अपोजिशन की जाएगी। आमिर मीर साहब, अपोजिशन तो पूरा मौका दे रही है जैसे आप कह रहे हैं। कुछ लोगों को कल की तकरीर से ये तासुर भी मिला है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो अपोजिशन के साथ अपने टाइज को दुरुस्त करना चाहते हैं, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तकरीर का जो मिजाज था वो भी काफ़ी ज़्यादा ऐसा था कि वो अपोजिशन को मनाने वाला था। क्या आपको भी यही तासुर मिला है कि उनकी तकरीर का जो मिजाज था वो अपोजिशन को मनाने वाला था, या मामला को मुख्तलिफ लगा और आपको लगा कि वज़ीर आज़म अभी अपनी रविश पर बरकरार है, अभी उसी पर चल रहा है? देखिए, वज़ीर आज़म साहब थोड़े दबाव में नजर आ रहे थे। बजट इजलास है और बजट इजलास में उनको बजट पर बात करनी चाहिए थी, क्योंकि बजट पेश हो चुका है। लेकिन उन्होंने बजट पर तो बात नहीं की, वो अपनी हुकूमत की 2 साल परफॉर्मेंस जो है उस पर बात कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था वो दबाव में है, और वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है। और एक वजह उसकी ये थी कि कल जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके कुछ रिमार्क्स आए थे कोरोना वायरस के बारे में, जो हुकूमत की पॉलिसी है उस पर उन्होंने कुछ सवालात उठाए थे। तो ऐसा लग रहा था कि वज़ीर आज़म उनको जवाब दे रहे हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पर। अब उसमें यह हुआ कि अपोजिशन ने तो उनके साथ ताउन किया और उनकी तकरीर में कोई हंगामा राय नहीं की, शोर भी नहीं किया, और वो तकरीबन 1.5 घंटा तक बड़े आराम से सुकून से उन्होंने तकरीर की। लेकिन उसके बाद वो अपनी तकरीर करके चले गए, और जब बिलावल ने तकरीर की और ख्वाजा आसिफ ने तकरीर की तो वज़ीर आज़म साहब मौजूद नहीं थे। तो अब एक दफ़ा तो वज़ीर आज़म जो है उन्होंने ये फ़ायदा उठा लिया है अपोजिशन के ताउन का, लेकिन आइंदा फिर जब वो आएंगे तो शायद फिर उनको अपोजिशन टफ टाइम दे। अच्छा आबिद मीर साहब, चौधरी शुजात हुसैन बड़े दूरअंदेश सियासतदान है, और आपको याद होगा कि जब मौलाना फजलुर रहमान का धरना जारी था और वो फेस चल रहा था तो उस वक्त उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से सियासत हो रही है मुझे डर है कि अगले 6 महीने कोई हुकूमत संभालने वाला ना हो या इन मामलात को ना संभाल सके। और इसी बात का इंदिया जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी अपनी तकरीर में दिया। उन्होंने कहा कि ये आपकी भूल है कि कोई मुतबादिल नहीं है, मुतबादिल ज़रूर है लेकिन हम तैयार नहीं हैं। इसका क्या मतलब है हामिद मीर साहब? क्या 6 महीने इतने क्रूशल हैं और वाकई कोई मुतबादिल के हवाले से बात हो रही है? नहीं, चौधरी शुजात साहब ने यह कहा था कि 6 महीने के बाद हालात इतने खराब हो जाएंगे कि कोई वजीर आजम बनने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये तो सूरत हाल बन चुकी है, और इस वक्त अगर अपोजिशन चाहे तो अपोजिशन इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक में एतमाद ला सकती है। ये मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ कि अपोजिशन के पास इस वक्त नंबर पूरा है, और इत्तेहादी जो हैं कम से कम 3 इत्तेहादियों का तो मुझे पता है वो तो पूरी तरह नाराज हैं, और उनके वोट जो हैं वो अपोजिशन के साथ हैं। और तकरीबन 11 के करीब जो PTI के MNAs हैं उन्होंने भी रब्ता किया अपोजिशन के साथ कि जी अगर आप वज़ीर आज़म को हटाने की कोशिश करेंगे तो हम आपके साथ हैं। तो इस वक्त तकरीबन
15 जो वोट हैं वो अपोजिशन के पास मौजूद हैं सरकारी बेंचों के, और उनको रिक्वायर्ड है 13। तो 2 वोट उनके पास एक्सेस है उनकी, यानी कि उनके पास 2 इजाफी वोट हैं। तो वजीर आजम साहब जो हैं वो 172 वोट उनको चाहिए, और 172 वोट इस वक्त उनके पास हाउस में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो अपोजिशन कह रही है कि हम बजट की मंजूरी में कोई रुकावट नहीं डालेंगे, और अभी तक उन्होंने तहरीक-ए-अदम एतमाद लाने का भी ऐलान नहीं किया। उसकी एक ही वजह यह है कि उनको पता है कि अगर हमने इमरान खान को हटा दिया और हम खुद आ गए तो हम किस तरह ये सारी सूरत संभालेंगे, और ये है असल वजह। और वो कुछ मजीद टाइम देना चाह रहे हैं। ऐसे में आपको जो सूरत हाल है वो टर्न अराउंड होती हुई दिखाई दे रही है मुस्तकबिल करीब में? नहीं, देखे ना, ये तो अब डिपेंड करता है अपोजिशन पे। अब कल जो अपोजिशन का रवैया था वो बड़ा रिकॉन्सिलिएटरी रवैया था, बड़ा मुसालहाना रवैया था। कल अगर अपोजिशन चाहती तो इमरान खान साहब एक लफ्ज नहीं बोल सकते थे। आप देखें ना कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म के तौर पे इलेक्ट होके आए थे और पहली तकरीर करना चाह रहे थे इस हाउस में, तो अपोजिशन ने उनको तकरीर नहीं करने दी थी। तो कल भी अगर अपोजिशन चाहती तो इमरान खान तकरीर नहीं कर सकते थे, लेकिन अपोजिशन ने उनको तकरीर करने दी। और इसमें जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि कल जो बिलावल साहब की और ख्वाजा आसिफ साहब की और कुछ दीगर अपोजिशन रहनुमाओं की कौमी असम्बली के हाउस के अंदर जो कंसल्टेशन हो रही थी, तो वो ये चाह रहे थे कि कुछ अपॉर्चुनिस्ट, उनके ख्याल में कुछ मुफाद परस्त लोग हैं हुकूमत की सफ़ों में, जो इस वक्त ये तासुर देना चाह रहे हैं कि जी हम हुकूमत से नाराज हैं, और वो अपोजिशन के साथ ताल्लुकात बढ़ाकर और फिर हुकूमत से अपने काम वाम निकलवा के तो दोबारा वापस चले जाते। तो इसलिए अपोजिशन इस वक्त बड़ी मोहतात है। वो कहते हैं ना पक्का काम करना चाह रहे हैं, तो वो पक्का काम करना चाह रहे हैं, और हर जो हुकूमत की सफ़ों से बंदा उनसे रब्ता करता है और नाराजगी का इजहार करता है वो उसको वेलकम नहीं कर रहे। तो अभी दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूँगा कि अब जब इमरान खान के कुछ अपने साथी ये चाहते हैं कि इमरान खान को निकाल दिया जाए, तो अपोजिशन कह रही है कि नहीं बच्चे अभी तो नहीं निकालेंगे, अब तो आपको जितना मजा लेना था अब आप थोड़ा मजीद मजा लें। तो सजा देने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। अच्छा हामिद मीर साहब, आपने क्योंकि वॉर एंड टेरर को कवर भी किया है और बड़ा क्लोजली देखा भी है, तो मेरा ख्याल है कि आपसे बेहतर कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कल उसामा बिन लादेन को शहीद कहा तो चहमगोइयाँ शुरू हो गई, सोशल मीडिया के ऊपर भी बाज़गश्त होती रही और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी हमने ये देखा है। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान को उसामा बिन लादेन को शहीद करार देना दुरुस्त इक़दाम था आपकी नज़र में? देखिए, उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन को मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भी वजाहत कर दी और शहबाज गिल ने वजाहत कर दी। उन्होंने कहा कि जी ये स्लिप ऑफ टंग था। और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इस मामले को हमें बढ़ाना नहीं चाहिए। तो जब अपोजिशन के एक अहम रहनुमा कह रहे हैं कि इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहिए, तो मैं और आप जो हैं हम कौन होते हैं इसको बढ़ाने वाले। अब जब अमेरिका जो है जिसने उसामा बिन लादेन को दहशतगर्द करार दिया था और अमेरिका ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि इस दहशतगर्द को तालिबान ने पनाह दी थी और तालिबान पर पाबंदियां लगाई थी, अब वही अमेरिका जो है वो तालिबान से मुज़ाकरात कर रहा है और तालिबान के साथ कैदियों की रिहाई के तबादले किए जा रहे हैं। तो अब अमेरिका खुद जो है वो जब दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है हमारे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं हमें उस पर फोकस करना चाहिए। ये एक गैर ज़रूरी बहस है जब अपोजिशन इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। जब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि मैं इसमें नहीं जाना चाहता, तो हमें भी इसमें ज्यादा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर साहब तजियाकार हामिद मीर हमारे साथ मौजूद थे। मीर साहब ने तहरीक इंसाफ के अंदर के हालात बता दिए हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है और आने वाला वक्त क्या होगा। बारकैफ क्या होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अंदर के इख्तलाफात हैं उनको दूर कर पाती है, क्या इत्तेहादियों की जो नाराज़ी है उसको दूर किया जा सकता है, मामला संभल पाएंगे या मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होते चले जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और कौमी बहरान सर उठा रहा है, वो बहरान क्या है इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कोरोना वबा इस वक्त पाकिस्तान में तेजी से अपने पंजे गाड़ रही है। आए रोज मरीजों की तादाद बढ़ रही है, जबकि इस वबा से मरने वालों का ग्राफ भी मुल्क में तेजी से ऊपर जा रहा है। इस वबा के दौरान हुकूमती इकदामात को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है, साथ ही साथ गुड गवर्नेंस पर भी सवालात उठते रहे। मुल्क में कोरोना वबा की रोकथाम के लिए जो भी मटीरियल इस्तेमाल होता, मुल्क में इसकी जखीरा अंदोजी और महंगाई बढ़ जाती।
कोरोना से सेहतयाब अफराद के प्लाज्मे से कोरोना के सीरियस मरीजों के इलाज के लिए कोशिश शुरू की गई तो प्लाज्मा की खरीदो फरोख्त शुरू हो गई। यही नहीं बल्कि निजी अस्पतालों में भी इस वबा को अपनी कमाई का जरिया बनाने के लिए खुसूसी रेट लिस्ट जारी की गई। एक कोरोना इमरजेंसी पैकेज मुतारिफ कराया गया। गुज़श्ता दिनों माहिरीन सेहत ने डेक्सामेथासोन इंजेक्शन को कोरोना के लिए मुफीद करार दिया। इसके साथ ही मार्केट से इंजेक्शन गायब होना शुरू हो गया, जबकि ब्लैक मार्केट में इंजेक्शन महंगे दामों फरोख्त होने लगा। वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके वज़रा हर बहरान से कबल कौम को इत्तला देते हैं कि ये बहरान पैदा हो सकता है। मुल्क कोरोना वबा के बाद मुसलसल बहरान दर बहरान से गुजर रहा है। अब हुकूमत ने डेक्सामेथासोन की मकामी पैदावार बढ़ाने के लिए इकदामात का आगाज तो कर दिया। मुल्क में बड़े पैमाने पर डेक्सामेथासोन बनाई जाने लगी, जिसके बायस दीगर अद्वियात की प्रोडक्शन रुक गई है। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की जानिब से एक इश्तहार शाया किया गया है, जिसमें जान बचाने वाली अद्वियात का मुल्क में खाम माल की दरामद के तातुल के बायस बहरान पैदा होने का खदशा पैदा हो गया है। ये वाज़ेह तौर पर बताया गया है, जिस पर हुकूमत अपनी आंखें मुसलसल बंद किए हुए है। टीम दस्तक ने इस हवाले से फार्मास्यूटिकल कंपनीज और दीगर इदारों से राब्ता किया, जिसमें इंकशाफ हुआ कि मुल्क में सिर्फ डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन तैयार किया जा रहा है, जबकि दीगर अद्वियात की प्रोडक्शन अमली तौर पर बंद हो चुकी है। इस वक्त मुल्क में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात, हार्मोन्स, वाइटामिन्स, शुगर, खांसी, आम बुखार समेत कई अद्वियात की किल्लत का खदशा है। सवाल यह पैदा होता है कि मुल्क में अद्वियात की किल्लत पैदा क्यों हुई है। ज़राए के मुताबिक इसकी बुनियादी दो वजूहात हैं। पहली वजह मुल्क में ग्लास पैकेजिंग मटीरियल की कमी है। दूसरी वजह हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से खाम माल की किल्लत है। मामले की तहकीकात के दौरान ये इंकशाफ हुआ है कि गवर्नेंस की नाकामी और भेड़ चाल के बायस मुल्क को एक बड़े बहरान का खदशा है। अद्वियात का बहरान आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करते हैं। ज़राए के मुताबिक मुल्क में 850 फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज हैं, जिनमें से 25% फैक्ट्रीज में डेक्सामेथासोन तैयार किया जा रहा है। यही नहीं बल्कि 850 फैक्ट्रीज को ग्लास पैकेजिंग मटेरियल सिर्फ एक कारखाने से फराहम किया जाता है। यह कारखाना ग्लास पैकेजिंग मटेरियल सिर्फ डेक्सामेथासोन बनाने वाली कंपनीज को फराहम कर रहा है, जिसके बायस दीगर कंपनीज की प्रोडक्शन बंद हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक इस वक्त मुल्क में सिर्फ मार्केट में मौजूद अद्वियात ही फरोख्त की जा रही हैं। यही नहीं बल्कि ग्लास पैकेजिंग मटेरियल की रेगुलेटरी ड्यूटी में भी इजाफा हो गया है। यानी अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उस पर रेगुलेटरी ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी ड्यूटीज शामिल हो जाती हैं, जबकि वो पाकिस्तान की खपत पूरी करने में भी बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रहा है। ये कामयाब नहीं हो पा रहा है। ग्लास पैकेजिंग मटेरियल का 1 सीसी इम्प्यूल, जिसे एम्प्टी इम्प्यूल कहते हैं, वो तकरीबन 60 पैसे में दस्तयाब हुआ करता था, जो कि इस वक्त ₹1.70 में भी ढूंढने से नहीं मिल पा रहा है। दूसरी अहम बात, मुल्क में खाम माल की कमी है। ज़राए के मुताबिक जान बचाने वाली अद्वियात का खाम माल चीन और भारत से बड़ी मिकदार में इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन ATCs ड्रग असिस्टेंट कंट्रोलर्स की जानिब से गुज़श्ता 3 माह से क्लियरेंस नहीं दी जा रही है, जिसके बायस खाम माल की किल्लत पैदा हो गई है, जो कि मुस्तकबिल में एक बहरान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इसे फौरी हल करने की जरूरत है। यह मामला हल तलब है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि एयरपोर्ट्स पर पहुंचने वाले खाम माल की ताहाल क्लियरेंस भी नहीं की जा रही है, जिसकी सूरत में कंपनीज को इस माल पर स्टोरेज चार्जेस और दीगर नुकसानात का सामना भी है। अगर इसे जल्द अज जल्द हल ना किया गया तो इस सूरत हाल में इसका बोझ आम अवाम पर अद्वियात की कीमतों में इजाफे की सूरत में भी आ सकता है। चेयरमैन PPMA मोहम्मद ज़का ने भी इस हवाले से हुकूमत से किरदार अदा करने की अपील की है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज, माहिरीन सेहत एक बड़े खतरे से आगाह कर रहे हैं। बार बार हुकूमत को खत लिखे जा रहे हैं, लेकिन सरकारी सतह पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। गुड गवर्नेंस के दावे तो किए जा रहे हैं, मगर गवर्नेंस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हुकूमत चीनी बहरान को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दी। दावे तो किए जाते रहे, मगर चीनी महंगी हो गई। तेल की कीमतों में कमी का ऐलान होता है तो मार्केट से तेल गायब हो जाता है, फिर तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं। बिजली के मामले की तहकीकात की जाती है तो हुकूमत IPPs को सब्सिडी देने पर मजबूर हो जाती है। जखीरा अंदोजी, महंगाई जैसे मामला आए रोज बढ़ रहे हैं, लेकिन हुकूमत हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इस वक्त एक और अहम मामला हुकूमत के सामने है। शहरियों की जिंदगियां दाव पर लगी हैं। मार्केट से जान बचाने वाली अद्वियात, लाइफ सेविंग ड्रग्स की कमी एक बड़ा खदशा पैदा कर रही है, लेकिन सरकार इस मामले पर ताहाल संजीदा दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बहरान दस्तक दे रहा है सरकार के दर पर। नाकाम पॉलिसीज, मनसूबाबंदी और तरजीहात का फुकदान सरकार में पाया जाता है। सवाल यह भी उठता है कि इतने बड़े बहरान का जिम्मेदार कौन है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने इस खतरे से हुकूमत को आगाह किया है। जानिब से इस बारे में क्या इकदाम उठाए गए हैं, तमाम तर मामले पर बात करेंगे। इस वक्त साबिका चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन हामिद रजा हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद रजा साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त एक और बहरान दस्तक दे रहा है और वो बहरान अद्वियात की किल्लत है। ये बताइएगा कि आप क्या फोर्सी कर रहे हैं, क्योंकि आप तो इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, आप बेहतर तौर पर कॉमेंट कर सकते हैं कि वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो मार्केट से गायब होने वाली हैं। जी,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे बात करने का। मैं ऑन बिहाफ ऑफ दी इंडस्ट्री थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि इस वक्त चूँकि एक तो पैंडेमिक का भी एक बहुत क्रिटिकल टाइम चल रहा है और ऐसे मौके के ऊपर अगर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी और तरसील और क्लियरेंस में कोई दिक्कत आती है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट दवाइयों की अवेलेबिलिटी पे रहेगा। आम साहब, ये तो एक इशू है और लाइफ सेविंग ड्रग्स के साथ जुड़ा हुआ है। दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। एक और मसला सर उठा रहा है, आपको याद होगा डेक्सामेथासोन इंजेक्शन जो है वो कोरोना क्राइसिस में वो बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है, उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसका एक इशू हमारे नोटिस में आया है, वो एम्प्टी एम्प्यूल से रिलेटेड है। यानी वो जो इंजेक्शन जिस बॉक्स के अंदर, जिस केस के अंदर डाला जाता है उसको एम्प्टी एम्प्यूल बोलते हैं और उसकी शॉर्टेज हो गई है। रॉ मटेरियल तो आपके पास पड़ा हुआ है लेकिन वो एम्प्यूल्स क्यों नहीं है, पैकिंग मटेरियल क्योंकि मौजूद नहीं है, तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर उसकी भी शॉर्टेज हो सकती है। तो इस पस मंजर के अंदर हुकूमत की तरफ से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी, ये देखें, बड़ी अच्छी आपने बात की और माशाल्लाह आई अप्रिशिएट कि आपने अपने सब्जेक्ट पे रिसर्च किया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग दवाई है और अभी यूके में जो रिसर्च आई है कि जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स हैं और जो क्रिटिकल कंडीशन में उनके लिए लाइफ सेविंग का ये काम कर रही है। अब इसका एक बुनियादी एलिमेंट जो है वो एम्प्यूल है। एक तरफ तो गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि ऐसी तमाम दवाइयाँ जो कि कोविड से रिलेटेड हैं उनकी वाफर अवेलेबिलिटी हो। दूसरी तरफ उसका जो पैकिंग मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर है इस वक्त एम्प्टी एम्प्यूल का जो कि रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं कर पा रहा और ना ही उसकी क्वालिटी इस काबिल है। और उसके बाद इस पे प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगा दी गई है एम्प्यूल की इंपोर्ट के ऊपर। 20% प्रोटेक्टिव ड्यूटी है, फिर एडिशनल ड्यूटी है, फिर सेल टैक्स है, फिर इनकम टैक्स है। तो उसकी वजह से उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना थोड़ा सा दिक्कत तलब हो रहा है। तो हमारी ये गुजारिश है कि एम्प्यूल जो कि एक पिवटल रॉ पैकिंग मटेरियल है डेक्सामेथासोन की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, उसके ऊपर तमाम ड्यूटीज़ और टैक्सेस को ख़त्म किया जाए और इसकी तरसील को बराबर रखने के लिए इंडस्ट्री की हेल्प की जाए। तो आमिर साहब, क्या ये समझा जाए कि इस वक्त जो इशू आप फेस कर रहे हैं डेक्सामेथासोन को लेके, अगर ये एम्प्टी एम्प्यूल्स वाला इशू रहता है तो खुदा न खास्ता कि आने वाले चंद दिनों के अंदर डेक्सामेथासोन भी मार्केट में शॉर्ट हो सकता है? जी, आप देखें कि जब एक प्रोडक्ट की एक्सपोनेंशियल रिक्वायरमेंट बढ़ती है और उसका मटेरियल उतना अवेलेबल नहीं होगा तो शॉर्टेज होने का खदशा तो होता है। तो इस वक्त जब एक मैन्युफैक्चरर है और उसकी कैपेसिटी भी नहीं है और उसकी क्वालिटी भी उस लेवल की नहीं है, तो ड्रैब को चाहिए कि उसकी एक तो क्वालिटी को क्वालिफाई करें, उसकी कैपेसिटी को क्वालिफाई करें और फिर कोई भी FBR को रिकमेंडेशन दें प्रोटेक्टिव ड्यूटी का। फौरी तौर पे एम्प्यूल एम्प्टी के ऊपर जो प्रोटेक्टिव ड्यूटी है, टैक्सेस हैं, इसको वेव ऑफ किया जाए ताकि कोविड रिलेटेड जितनी अद्वियात हैं, ख़ासतौर पर डेक्सामेथासोन, उसकी बिला तातुल सप्लाई जारी रहे। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद रजा साहब आपका। साबिका चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन हामिद रजा हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि टायर तब्दील करने की बजाय कैसे पूरी गाड़ी खोल दी गई है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कराची में तैयारा हादसे की तहकीकात का ऐलान किया। तहकीकात एक तैयारा हादसे की हुई लेकिन रिपोर्ट्स 5 हादसात की जारी की गई। साथ ही वजीर हवाबाजी ने पायलट्स की अहलियत, डिग्रियों और उनके लाइसेंस पर सवालात उठा दिए। उन्होंने इब्तिदा में कौम को बताया कि 262 पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। बादशाह वफाकी वजीर ने जुमे के रोज मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया है कि सिर्फ 28 पायलट्स के लाइसेंस जाली साबित हुए हैं। आज वफाकी वजीर ने वजाहत की है 262 तो ऐसे लाइसेंस थे जिन पर हमें शक था लेकिन इससे कबल पानी सर से गुजर चुका था। पाकिस्तानी पायलट्स जिनकी सलाहियत पर दुनिया एतमाद करती थी, ये वो पायलट्स थे जो दीगर ममालिक को तरबियत फराहम करते थे। उनके हवाले से आलमी मीडिया में सवालात उठने लगे हैं। गुलाम सरवर खान के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में खिदमात अंजाम देने वाले पायलट्स की तादाद 753 है, जबकि 107 गैर मुल्की एयरलाइंस में काम कर रहे हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि मशकूक पायलट्स में से PIA में 450, एयरब्लू में 187, सीरीन एयरलाइन में 47, साबिका शाहीन एयरलाइंस में 68 पायलट थे, जबकि दीगर एयरलाइंस और फ्लाइंग क्लब्स में 100 से ज़ायद पायलट काम कर रहे हैं। आगाज़ तो PIA तैयारा हादसे से किया गया,
मगर एक नया स्कैंडल सामने लाकर मुल्क की सिविल एविएशन की साख पर सवालिया निशान लगा दिया गया है। यूं महसूस होता है गोया गाड़ी का टायर तब्दील करते वक्त सारी गाड़ी ही खोल दी गई हो। अब हुकूमत के लिए इस मामले को संभालना शदीद मुश्किल हो रहा है। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के बायस सिविल एविएशन इंडस्ट्री का मुस्तकबिल भी दाव पर लगा दिया गया है। ऐसे दर्जनों पायलट्स जो दुनिया भर में अपनी खिदमात सर अंजाम देकर पाकिस्तान का वकार सरबुलंद कर रहे थे, उनके किरदार पर भी सवालात उठने लग गए हैं। क्या हुकूमती नाअहली पर तहकीकात होंगी? क्या सरकार आवाम को जवाब देगी? क्या बदलते बयानात पर आवाम को कोई वजाहत दी जाएगी? ये वजाहतें, ये जवाबात, ये बयानात सरकार का काम है। हमारा काम सरकार के दर पर दस्तक देना है। ये तो थी आज की दस्तक। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।